इस हदीस से IAS 37 का एक स्टैंडर्ड है। इस IAS 37 के स्टैंडर्ड में हमने तीन मेन चीजें पढ़नी है। नंबर 1 प्रोविजंस, नंबर 2 कंटिंजेंट लायबिलिटीज और नंबर 3 कंटिंजेंट एसेट्स। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट कर लें प्रोविजन से। 5 मिनट जरा काइंडली मुझे पहले देने हैं, मैं जरा सारा कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आएगा तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक हेडिंग लिखी हुई है प्रोविजन की, एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ लिखी हुई है। वर्ड्स पढ़े, क्या लिखा है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले लायबिलिटी का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में जाएं, लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ें। लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन which arises from past event and settlement of which results into outflow of resources। तीन मेन चीजें ढूंढने जरा डेफिनेशन में, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट्स एंड एंड में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है किसी पास्ट इवेंट की वजह से उसकी फिर सेटलमेंट पे बिजनेस के रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना होता है। एक सेकंड बोर्ड पे देखें। एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को जहन में लाएं। एज ऑन 30 जून 2022 कोई लायबिलिटी की एग्जांपल को देंगे आसान से, बिल्कुल। क्रेडिटर्स में लेट्स अज्यूम आपकी 30 जून 2022 वाले दिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्रेडिटर्स की 30 मिलियन की लायबिलिटी आ रही है। ठीक है सर, हमने जरा इन एग्जांपल्स की बेस पे जरा ये डेफिनेशन पहले जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, जो लायबिलिटी की डेफिनेशन पड़ी है। सबसे पहले जरा दोबारा डेफिनेशन देखें। वर्ड्स क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नहीं लायबिलिटी की डेफिनेशन में जा रहा हूँ। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब आज, ऑब्लिगेशन का मतलब आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज का यहाँ मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे। लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ऑन होती है, तो एज ऑन जिस डेट पे आप वर्किंग कर रहे हैं उस दिन एक लायबिलिटी मौजूद है, उस दिन एक ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। तो प्रेजेंट का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट की बात हो रही है। 30 जून 2022 पे एक ऑब्लिगेशन मौजूद है। प्रेजेंट का मतलब इस वक्त मौजूद है। किस वक्त? किस वक्त? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट पे एग्जिस्ट करती है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। क्रेडिटर्स की आपकी ऑब्लिगेशन है, किस वजह से बनी होगी? क्या परचेजेस अभी करनी होंगी या करनी होंगी? अगर आपने अभी चीजें खरीदनी है तो फिर तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ऑब्लिगेशन हमेशा किसी पास्ट इवेंट से बनती है। तो व्हाट इज द पास्ट इवेंट इन दिस केस? कौन सा वो इवेंट है जो हो चुका होगा, इसकी वजह से ऑब्लिगेशन है। तो क्रेडिटर्स की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बनी होगी बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट ऑफ purchases, purchase of goods, purchase of goods on credit। आपने अगर कोई फ्यूचर में मर्सिडीज खरीदनी हो तो उसकी एंट्री बताएं। नहीं हो सकती बेटा, नहीं हो सकती। फ्यूचर में खरीदनी है, प्लानिंग हो सकती है, आप देखे जा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम भी देखे जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, एंट्री नहीं होगी। एंट्री तब होगी जब आप मर्सिडीज खरीद लेंगे। हाँ, अगर पैसे नहीं दिए फिर एंट्री हो जाएगी। मर्सिडीज ले ली है लेकिन पैसे नहीं दिए, एंट्री बोला। मर्सिडीज डेबिट, पेबल क्रेडिट। लेकिन कम से कम क्या हो जाए, मर्सिडीज खरीदने का पास्ट इवेंट हो जाए। तो क्या अगर चीजें खरीदनी है तो ऑब्लिगेशन बन गई है। कौन सा पास्ट इवेंट हुआ होगा? क्रेडिट पे चीजें खरीदी होंगी लेकिन पैसे नहीं दिए होंगे, तो क्रेडिटर्स की 30 मिलियन की लायबिलिटी बन गई है। क्या जब फ्यूचर में इसे सेटल करेंगे तो बिजनेस से कैश आउटफ्लो होगा? तो क्या क्रेडिटर लायबिलिटी है? क्यों लायबिलिटी है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट है, सेटलमेंट में बिजनेस के रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। ठीक है सर?
पता आपको चीजें हैं, मैंने जरा डेफिनेशन के वर्ड जरा आपको अंडरस्टैंड करवाना है। कोई और आसान एग्जांपल एक मेरी तरफ से हो रहा है। सैलरी पेबल, लेट्स अज्यूम 20 मिलियन की सैलरी पेबल की एक लायबिलिटी है। इज इट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? 30 जून 2022 अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा, किस वजह से राइज हुई है? एम्प्लॉय ने अभी सर्विसेज देनी होंगी, दे दी होंगी। ये जून या इससे पिछले महीनों की सैलरी होगी। क्या जुलाई में जो आपने सैलरी देनी है वो भी लायबिलिटी बन गई? वो कब बनेगी? जब उसका पास्ट इवेंट होगा। वो कब इंकर होगी? एम्प्लॉय जब सर्विसेज देगा और आपने पैसे नहीं दिए होंगे तो उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। So what is the past event in this case? Obtaining services from employees. ये आपके लिए है, आपने लिखना है, लेकिन पहले जरा मेरी बात थोड़ी सी जरा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। जिनके पास पेजेस नहीं थे काइंडली बता दीजिएगा। बाकी पीछे रह गया। एनीबॉडी पेजलेस? एक भाई इधर भी रहेगा। तीन दो एक पे आखिरकार बात आती है। बस ठीक है, अब जो रह गया इंशाल्लाह बात मिलेंगे। जी सैलरी पेएबल फोकस करें, छोड़ दें। सैलरी पेएबल लायबिलिटी है, रीजन बताएं। सर्विसेज हमने लेनी होंगी, पैसे नहीं दिए होंगे, फ्यूचर में जब देंगे तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होंगे। फिलहाल ये हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एक लायबिलिटी में कन्वर्ट होगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ गई। जी कोई और एग्जांपल आपकी तरफ से? आसान पहले, आसान, मुश्किल नहीं। सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल। आ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं आ रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल फॉर एग्जांपल 1.5 मिलियन बिल आ गया होगा या आना होगा, और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी होगी। पास्ट इवेंट क्या? पास्ट इवेंट हुआ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बिल ना देने की वजह से लायबिलिटी बन गया होगा। जी और लोन फ्रॉम बैंक, बैंक लोन। अब शुरू करें जरा यहाँ तक, जस्ट अ मिनट। बैंक लोन सपोज आपकी लायबिलिटीज में 50 मिलियन आ रहा है, क्या पास्ट इवेंट हुआ होगा? लोन लेना होगा, आपने एंट्री कर दी होगी। एग्रीमेंट हो गया होगा, आपने एंट्री कर दी होगी। एग्रीमेंट पे भी नहीं की होगी। पैसे आए होंगे और वापस करने होंगे। ऑब्टेनिंग ऑफ कैश फ्रॉम बैंक। मेन मेरा फोकस है पास्ट इवेंट्स पे है। कैश बैंक से ले लिया होगा लोन के तौर पे, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट एंट्री कर ली। इज इट एन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? बैलेंस शीट डेट पे आप एग्जिस्ट करती है। फ्यूचर में जब सेटलमेंट करेंगे तो क्या होगा? आपको रिसोर्सेज। इंटरेस्ट पेएबल हो सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, शायद सारी बात इससे समझ आ जाएगी। सपोज 3 मिलियन पास्ट इवेंट बताएं। सिर्फ लोन नहीं लिया, थोड़ा सा और, लोन लेके कुछ अर्सा गुजर गया होगा। फॉर एग्जांपल लोन लिया है, क्या उसी दिन सारा इंटरेस्ट पेएबल हो जाएगा? टाइम बेसिस। लोन लेने के बाद पैसेज ऑफ टाइम, 6 महीने गुजरे हैं तो 6 महीने का पेएबल बना होगा। 1 साल गुजरा, 1 साल का बना होगा। 1 महीना गुजरा है तो लोन लेने के बाद क्या हुआ होगा? तो इंटरेस्ट पेएबल हुआ है, पैसेज ऑफ टाइम। लोन लेने के बाद पैसेज ऑफ टाइम से पास्ट इवेंट बना। अच्छा, क्या इसका टाइम गुजर गया होगा या फिर गुजरना होगा? अगर लीज में लाए तो शायद बेस्ट हो जाएगा। टेबल बनाते थे हम पूरे साल का इंटरेस्ट, लेकिन अगर 6 महीने गुजरे और जो अगला इंटरेस्ट होता था वो अभी ड्यू हुआ ही नहीं है, इसलिए पेबल भी नहीं होगा। तो पैसेज ऑफ टाइम,
लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं किया तो पेबल हो गया। तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से आपके इंटरेस्ट की पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर ऑब्टेनिंग हो। इसी तरह एक दो डिटेल में डिस्कस होंगे लेकिन बगैर लिखे। ग्रेजुटी वर्ड सुना है कभी? ग्रेजुटी, ग्रेजुटी पेबल, एंट्री बताएं। ग्रेजुटी एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। ये पेबल क्यों बना होगा? एम्प्लॉय ने सर्विसेज दी होंगी, जितना साल गुजर गए होंगे उतने हिस्से का हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया होगा, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे जब रिटायरमेंट होगा। करंट टैक्स पेबल का भी वर्ड सुना? करंट टैक्स पेबल से करंट टैक्स की एंट्री हो जाए, करंट टैक्स डेबिट, पेबल क्रेडिट, पास्ट इवेंट। अर्निंग्स ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट, अर्निंग्स ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट कमाल ये होंगे या कमाने होंगे? कमाल ही होंगे, अब टैक्स देना होगा। लेट्स अज्यूम 7 मिलियन अर्निंग ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स। एक्सेट्रा। और कोई एग्जांपल आसान सी फिलहाल? रेंट पेएबल, पास्ट इवेंट क्या हुआ होगा? प्रेमिसेस यूज कर लिए होंगे या करने होंगे? कर लिए होंगे, रेंट नहीं दिए। क्या जैसे रेंट एग्रीमेंट होगा, फॉर एग्जांपल 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है तो अगले 3 साल का रेंट आप लाइबिलिटी बना लेंगे। एक महीना गुजरेगा, उसके पैसे नहीं दिए होंगे, लाइबिलिटी बन जाएगा। फिर गुजरेगा, फिर गुजरेगा, तो बेनिफिट लेते जाएंगे और अगर पैसे नहीं दे रहे होंगे तो पेएबल होता जाएगा। ये थोड़ा सा जरा कहीं अपने पास नोट करें पास्ट इवेंट्स के वाले से। इस पेज पे जरा रहने दें, पेज पे शायद अभी जरूरत पड़ जाए, फिलहाल कहीं रजिस्टर पे लिखें। जी वारंटी भी है, मैं आ रहा हूँ उस पर। जी मिस्टर अहमद यूसुफ, आपने एक खतरनाक लाइबिलिटी बताई है, तो मैं आ रहा हूँ उस पर। नहीं नहीं नहीं, किसी और को नहीं बतानी, वो डर जाएगा। ये हल्की सी आपने मुझे बताई है, अल्लाह करे मुझे गलत सुनाओ। ये सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैसा भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी ठीक है सर, अभी तो बहुत कुछ है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, सब कुछ है। बस अब जो चीज रिक्वायर्ड होती है ना भैया, कि समटाइम्स बड़े बड़े टॉपिक्स तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स को इक्वल वेटेज दें अगर, तभी फिर पेपर सही अटेम्प्ट होता है। तो ये नहीं आपके बस कंसोलिडेशन ही करते रहना है, आई12 भी करते रहना है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी कुछ बीच में हैं जिनमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जरा मेरे पास चेंज कर दूंगा।
जी सर, वेटिंग फ्रॉम योर साइड से। जी ऑनलाइन सोर्स लिखे। जी नोटेड प्लीज। चलिए सर आइए फर्स्ट लाइन पे दोबारा। हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन फर्स्ट लाइन में, किस चीज की? नहीं सर, प्रोविजन की। प्रोविजन एक टर्म है, उसकी एक डेफिनेशन पढ़ने लगे थे, लेकिन उस लाइन में एक लाइबिलिटी वर्ड नजर आया था, देयरफॉर पहले हमने लाइबिलिटी को अंडरस्टैंड कर लिया। अब आए जरा फर्स्ट लाइन में वापस। प्रोविजन एज पर IAS 38 कहते किसे? प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। प्रोविजन भी एक लाइबिलिटी ही को कहते हैं, लेकिन हर लाइबिलिटी प्रोविजन नहीं है। ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी अमाउंट ऑफ सेटलमेंट या टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट में अनसर्टेनिटीज मौजूद है, ऐसी लाइबिलिटीज को प्रोविजन कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ो। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ, अगर किसी लाइबिलिटी की अमाउंट ऑफ सेटलमेंट और टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट में अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ऐसी लाइबिलिटी को प्रोविजन नहीं कहते। अमाउंट ऑफ सेटलमेंट, टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट, ये क्या चीज है? लाइबिलिटी कितने रुपए पे सेटल होनी है और कितने कब सेटल होनी है, किस दिन सेटल होनी है, कब सेटल होनी है और कितने रुपए पे सेटल होनी है। अगर ये अमाउंट और टाइम सर्टेन हो तो फिर लाइबिलिटी प्रोविजन नहीं है। वो लाइबिलिटीज जिनकी अमाउंट ऑफ सेटलमेंट या टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट, दोनों जरूरी नहीं है, और या किसमें अमाउंट ऑफ सेटलमेंट, पैसे कितने देने हैं, कब देने हैं, अगर इसमें सर्टेनिटीज नहीं है, अनसर्टेनिटीज मौजूद है, कितने पैसे अल्टीमेटली देने पड़ेंगे, कब देने पड़ेंगे, अगर ये अनसर्टेनिटीज मौजूद है, तो ऐसी लाइबिलिटीज प्रोविजन भी कहलाती है। क्या हर लाइबिलिटी प्रोविजन कहलाती है? कौन सी लाइबिलिटीज प्रोविजन भी कहलाती है? अब इससे पहले कि हम इसी के एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहले जब प्रोविजन वर्ड आया तो आपके जहन में कुछ चीजें आई होंगी जिन्हें निकालना जरूरी है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स जहन में लाए, उसी के लिए कभी वर्ड आपने सुना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वर्ड जहन में लाया, अलाउंस। क्या ये कोई लाइबिलिटी है? अलाउंस बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या मतलब? लाख रुपए डेटर्स हैं, 5% रेट दिया हुआ है, लाख का 5% आपने किया, 5,000 अमाउंट आ गई। क्या ये पैसे आपने देने हैं या ये नहीं मिलेंगे? हमने कुछ नहीं देना, हमारा कोई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता। हाँ कुछ कम इनफ्लो हो, क्या ये कोई हमारी ऑब्लिगेशन है? क्या अलाउंस को हमने कभी लाइबिलिटीज में लिखा है? हमने हमेशा इसे कैसे लिखा है? डेटर्स में से लेस किया तो प्लीज अलाउंस फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नॉट लाइबिलिटी। और अगर एक चीज लाइबिलिटी ही नहीं है तो चाहे वो जितनी मर्जी अनसर्टन हो जाए, वो प्रोविजन नहीं कहलाएगी एज पर IAS 37। इन अदर वर्ड्स, IAS 37 में जो प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं, ये पहले लाइबिलिटीज होनी चाहिए और फिर अनसर्टेनिटीज इनमें होनी चाहिए। और अगर एक चीज लाइबिलिटी ही नहीं है तो वो इस बहस से ही बाहर है। इस तरह से कह लें, वैसे तो इस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए अब सही नाम अलाउंस फॉर बैड डेट्स रख दिया गया है, लेकिन अभी भी क्योंकि कभी क्वेश्चंस में बुक्स में हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वर्ड पढ़ ही लेते हैं, तो कम से कम ये जरूर ध्यान में रखें कि वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टाइप प्रोविजंस इस स्टैंडर्ड में IAS 37 में कवर नहीं हो। ये कौन सी प्रोविजंस है, ये प्रोविजन कौन सी चीजें हैं? लाइबिलिटीज है। पहले चीज लाइबिलिटी होगी तो अनसर्टेनिटीज की वजह से प्रोविजन कहलाएगी, और अगर एक चीज लाइबिलिटी नहीं है तो फिर प्रोविजन वर्ड यूज नहीं करेंगे। वैसे जरा एक और जगह प्रोविजन वर्ड यूज होता था, वो तो वैसे अब खत्म हो ही गया तकरीबन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से
एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है, वो भी एसेट्स में से लेस होनी है। तो अगर मैं कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड बोल दूं, वैसे तो अब हम नहीं बोलते, रेयर हो गया अभी भी, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलते हैं। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक पुराना वर्ड था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो वो भी प्रोविजन वो नहीं है जो IAS 37 में डिस्कस हो रही है। तो प्रोविजन कौन सी डिस्कस हो रही है यहाँ, जब पहले लायबिलिटी हो और फिर अमाउंट या टाइमिंग के अनसर्टन हो जाने की वजह से हम एग्जैक्टली अमाउंट या टाइमिंग तक ना पहुंच सके, तो फिर ऐसी लायबिलिटीज को हम प्रोविजन भी कहते हैं। इससे पहले मैं इसकी डिटेल डेफिनेशंस में जाऊं, आपने जो लिस्ट बनाई है जरा उसमें आया जरा। क्रेडिटर्स पे है, क्या क्रेडिटर की अमाउंट या टाइमिंग में अनसर्टेनिटी होती है? आप चीजें खरीदते हैं, कोई बिल मिलता है, उस बिल पे अमाउंट भी लिखी होती है और टाइम पीरियड भी डिसाइड होता है। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी तो है लेकिन प्रोविजन नहीं। आगे चले, सैलरी पेबल, एग्रीमेंट हुआ होता है कितने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, और टाइम भी नॉर्मली डिसाइडेड ही होता है, 5 तारीख को दे देंगे, 7 को दे देंगे, 10 को दे देंगे। तो अगर वेरिएशन होगी तो इतनी सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं। तो अमाउंट भी सर्टन होती है, टाइम का भी अंदाजा होता है, तो लायबिलिटी तो है, प्रोविजन नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, तो बेस्ट एग्जांपल है कि प्रोविजन नहीं है। बिल पे अमाउंट भी लिखी होती है और डेट भी लिखी होती है, ड्यू डेट भी लिखी होती है। वो अकेला तो इशू हम ना दें, लेकिन बाद वाली भी बताई होती है कि फिर ये देने पड़ेंगे पैसे। तो कोई खास अनसर्टेनिटीज का इशू ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल सिंपल लायबिलिटी तो है, लेकिन प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल कहना मुनासिब वर्ड नहीं। बैंक लोन, अपना ओपिनियन दें। अमाउंट भी पता है, रीपेमेंट डेट्स भी पता होती है, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली डेट्स भी डिसाइड होती है। इंटरेस्ट पेबल्स होते हैं, रेट भी पता है, मंथली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, डेट्स भी पता है। करंट टैक्स पेबल पे एक मिनट रुको, करंट टैक्स पेबल तक पहुंचते कैसे? करंट टैक्स की वर्किंग करते हैं यार, करंट टैक्स की वर्किंग होती है यार। करंट टैक्स की वर्किंग कहां से शुरू होती है? कंपनी प्रॉफिट से शुरू होती है, एड लेस होता है यार, टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाते हैं, रेट लगा लेते हैं, अमाउंट आ जाती है, उस अमाउंट की बेस पे फिर हम रिटर्न फाइल करते हैं, उस रिटर्न की असेसमेंट होनी होती है, और असेसमेंट अंडर ओवर भी हो जाती है। असेसमेंट कौन करेगा, हम करेंगे या वो करेंगे? टैक्स वाले करेंगे। असेसमेंट के रिजल्ट में ये फिगर बदल सकती है, फिर वो ये असेसमेंट कब तक कर सकते हैं? 5 साल तक का टाइम पीरियड है, एक दफा अगर कर ली तो अमेंडेड असेसमेंट कर सकते हैं, अमेंडेड पे अमेंडेड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कितने पैसे देने पड़ेंगे, कब फाइनल होंगे, हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट की बेस पे एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने प्रायर टैक्स वर्ड सुना, अंडर ओवर प्रोविजन हो जाती है। वो कब पता चलता है? जब असेसमेंट होती है और उसके रिजल्ट में अमाउंट कम ज्यादा भी हो जाती है, तो ये अमाउंट अनसर्टेन होती है जो हमने कैलकुलेट की होती है। तो देयरफॉर क्या करंट टैक्स पेएबल को प्रोविजन फॉर टैक्स कहा जा सकता है? क्यों कहा जा सकता है? अमाउंट ऑफ सेटलमेंट और टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट में अनसर्टेनिटी मौजूद है। वैसे इस केस में शायद दोनों में मौजूद है, दोनों चीजों में, लेकिन अगर एक चीज में भी हो जाए, किसमें, एक चीज में, टाइमिंग या अमाउंट में, तो इवन देन वो लायबिलिटी प्रोविजन बन जाए। तो क्या करंट टैक्स पेएबल को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बोला जा सकता है? ज्यादा बेहतर यही इसका वर्ड है IAS 37 के मुताबिक। इसका मतलब आहिस्ता से अगर हम यूज हो जाए तो करंट टैक्स के लिए हमें एंट्री करनी चाहिए करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और किसकी जगह क्या, करंट टैक्स पेएबल की जगह प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो बाय प्रोविजन वर्ड आगे, अमाउंट टाइमिंग में अनसर्टेनिटी होती है। तो हर लायबिलिटी प्रोविजन नहीं है, लेकिन क्या सारी प्रोविजंस पहले लायबिलिटी होंगी और फिर अगर अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है तो प्रोविजन बन जाएगी। आई होप कि हम कुछ बात समझ सकें। जी सर, कुछ और एग्जांपल्स अब आ गई प्रोविजंस की।
पहली तो वही हो गई है जब मैंने भी आपके सामने बात की है। इकट्ठे सारे क्या लिखा हुआ जी? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसकी एंट्री बताएं। करंट टैक्स डेबिट पेबल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आगे फिर आप लिखा हुआ है, अब आपने बताना है ये प्रोविजन इनके साथ वर्ड क्यों है। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, ग्रेजुटी देने वाला है, कब देने हैं पैसे? जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा या रिटायर हो जाएगा, या अपनी मर्जी से बिजनेस छोड़ के जाएगा, या खुदा ना खास्ता रब की मर्जी से नहीं निकल जाए, तो वो कब छोड़ के जाएगा? अगले दिन भी छोड़ सकता है, 10 साल 15 साल, कितने पैसे लेके जाएगा उस वक्त एस्टिमेट तो इंशाल्लाह हमने कर लेने, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट टाइमिंग का मसला होता है। देन एक सेकंड, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग छोड़ें, ये इंशाल्लाह अभी आपको याद आ जाएगा। जरा आखिर में आए, जरा एक मिनट पहले अपनी जरा फेवरेट एग्जांपल जरा आप मुझे बता दें। प्रोविजन फॉर वारंटी, मोबाइल खरीदते हैं सर, वारंटी कार्ड्स मिलते हैं सर, लेकिन इस वक्त आपने परचेजर नहीं सेलर बनकर सोचना। एक सेलर ने मोबाइल बेचे विद एन ऑब्लिगेशन के अगर मोबाइल्स में कोई डिफेक्ट आए तो वो उसे रिमूव कर देगा। तो उसके एंगल से, सेलर के एंगल सोचा, क्या उसे अपनी उस वारंटी के अगेंस्ट कोई ऑब्लिगेशन बनानी चाहिए? कैसे? वो एस्टिमेट करेगा कि मेरे कितने मोबाइल्स में डिफेक्ट आएगा। क्या हर एक में जरूरी है? वो अंदाजा लगाएगा। अंदाजा कैसे लगाएगा? बिजनेस की हिस्ट्री से, पिछले सालों में कितने मोबाइल बेचे थे, उनमें अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट में डिफेक्ट आता था, फ्यूचर में कितना एक्सपेक्टेड होगा। फिर सेकेंडली किस किस्म के डिफेक्ट आएंगे, ये भी अंदाजा ही हो सकता है। फिर उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने में कितना खर्चा होगा, ये भी एक अंदाजा हो सकता है। फिर वो कस्टमर कब आएगा, हो सकता है साल एग्री हो, लेकिन अगले महीने आएगा, 6 महीने बाद आएगा, आखिरी दिन आएगा, कब आएगा, अंदाजा लगाया जा सकता है अगर बेस्ट एस्टिमेट बन जाएगा। बेस्ट एस्टिमेट का मतलब एक अच्छा अंदाजा अगर बन जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स रिकॉर्ड करनी, ऐसी कोई गलत अंदाजे वाली बात नहीं। अगर रिलायबल एस्टिमेट बन जाएगा तो क्या एंट्री हो जानी चाहिए सोचे? एंट्री 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 वारंटी एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। लेकिन पेएबल की जगह प्रोविजन वर्ड क्यों आ जाएगा? अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ टाइम। तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री ऑफ वारंटी प्रोविजन एक्सपेंस डेबिट, वारंटी एक्सपेंस डेबिट एंड वारंटी प्रोविजन क्रेडिट। इसका पास्ट इवेंट क्या होगा? सेल ऑफ मोबाइल्स विद डिफेक्ट, सेल ऑफ मोबाइल्स विद डिफेक्ट। और अगर एक बेस्ट एस्टिमेट हो सकता है तो फिर प्रोविजन फॉर वारंटी बन जाएगी। बेस्ट एस्टिमेट अगर नहीं हो सकेगा, सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो ऑब्वियसली फिर गलत फिगर्स की बेस पे डबल एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं की जाएगी। तो बेस्ट एस्टिमेट्स कैसे बनाए जाते हैं वो इंशाल्लाह फिर मैं भी डिस्कस करता हूँ। डबल एंट्री बार आप ध्यान में रखते रहिएगा। पहली की डबल एंट्री बताएं, ऊपर वापस आ गए। करंट टैक्स डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट, आखिर में चले जाए। वारंटी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट ऊपर सेकंड में आएगा। ग्रेजुटी एक्सपेंस डेबिट, हर प्रोविजन के अगेंस्ट शायद एक्सपेंस ही डेबिट होगा, एक्सेप्ट आपकी एक फेवरेट अभी आ रही, वो फिर आपसे पूछते हैं। ये आप कुछ कह रहे थे? उसमें अनसर्टेन टाइमिंग में तो अनसर्टेनिटी तो नहीं होता, तो उसी तरह वारंटी में भी अनसर्टेनिटी नहीं बेटा, क्रेडिटर्स में 60 डेज के अंदर उन्होंने 60 डेज डिसाइड होते हैं, 60 डेज में पैसे देने हैं। वारंटी में ये होता है कि एक साल अलाउ कर दिए, उस साल में कस्टमर शायद कभी भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि साल बाद ही आए। क्या ख्याल है? ये तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई वारंटी कार्ड मिला तो आप खुदा ना खासा डिफेक्ट है अगले दिन आ जाए, 6 महीने बाद आ जाए, तो आप किस दिन आएंगे? नहीं, इंशाल्लाह अंदाजा तो हम लगाने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन एज कम्पेयर विद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बिल मिलेगा उसके बाद डेज एग्री होता है। क्या ख्याल है? और मैक्सिमम हम उन्हीं उसी दिन देते हैं जब एग्री होता है। फर्ज करें कि 60 दिन एग्री है, कल अगले दिन पका देंगे हम जाकर। ये तो मिनिमम होगा कि हमने आखिरी दिन देना है, अल्लाह के उससे ज्यादा ना हो जाए। तो वहां तो वो मैक्सिमम डेज ही अवेल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डेज के दौरान जो पैसे बचे हुए हैं वो कहीं इन्वेस्ट हो जाए। सर जी प्लीज यार, क्रेडिटर्स को पैसे कब दें? टाइम पे। टाइम पे का मतलब आखिरी दिन, आखिरी लम्हे, तब तक क्या करें? पैसे इन्वेस्ट करें, इनकम कमाएं। ठीक है जी सर। एक प्रोविजन फॉर लिटिगेशन होने पहले सेकंड लास्ट। लिटिगेशन का मीनिंग बताएं।
court case, legal cases, court cases. Provision for litigation means provision for legal cases, court cases. फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में कोई केस चल रहा है, किसी कस्टमर ने आप पे कोर्ट में केस किया है अगेंस्ट सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। उसने कहा कि आपने जो चीजें बेची थी वो गुड्स डिफेक्टिव थी, मैंने आगे बेच दी, मेरा नुकसान हो गया, तो देयरफॉर मुझे पेनल्टी या मुझे डैमेजेस क्लेम करके दें। तो आपका कस्टमर कहाँ पहुंच गया? कोर्ट में पहुंच गया, उसने केस कर दिया। ठीक है, इस केस में फिर आप लीगल एडवाइजर से ओपिनियन लेंगे। आपका भी कोई लीगल एडवाइजर होगा जो आपके बिहाफ पे कोर्ट में केस लड़ा होगा, उससे पूछेंगे कि ये जो केस हमारे अगेंस्ट हुआ है इसके अगेंस्ट कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। अगर तो वो ये कह दे कि नहीं ये कोर्ट केस जो है कोई मसला नहीं है, हमारे हक में ही सेटल हो जाए, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, फिर बताएं कोई एप्लीकेशन बनेगी हमारी? नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो कहे कि कोर्ट में केस हमारे अगेंस्ट हो सकता है, सेटलमेंट हो सकती है, तो देन आप फिर उसे डेफिनेटली पूछेंगे कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। तो कोर्ट में केसेस अगर चल रहे हैं तो उसके पैसे कब डिसाइड होंगे, कितने देने पड़ सकते हैं? जब डिसीजन होगा। कोर्ट का डिसीजन कब होगा? जब जजेस का दिल करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर वो कह दे कि पैसे देने पड़ सकते हैं तो ऑब्लिगेशन बन जाएगी, और अगर वो किसी रिलायबल अमाउंट को बता दे कि अप्रोक्सीमेटली इतने देने पड़ सकते हैं, तो फिर आप क्या एंट्री करेंगे? लीगल एक्सपेंसेस डेबिट एंड प्रोविजन वर्ड यूज हो जाएगा, प्रोविजन वर्ड यूज हो जाएगा सर। तो लीगल एक्सपेंसेस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर लिटिगेशन क्रेडिट, ये कब होगी एंट्री? अगर पैसे देने पड़ सकते हैं और रिलायबल एस्टीमेट मिल जाए। अगर रिलायबल एस्टीमेट नहीं मिल पा रहा तो फिर डेफिनेटली आप एंट्री नहीं करें। अच्छा, अगर कोर्ट में केस डिसाइड ही हो जाए फिर तो सिंपल पेएबल हो जाए। लेकिन अगर लग रहा है कि आपके अगेंस्ट हो रहा है तो क्या आपको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? एक्सपेंस है रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उस वक्त क्योंकि अमाउंट अभी अनसर्टन होगी तो आपकी डबल एंट्री इन वर्ड्स के साथ होनी चाहिए, लीगल एक्सपेंसेस डेबिट एंड प्रोविजन अगेंस्ट लिटिगेशन। कुछ सेंस समझ आ रही है क्या करी जा रहा है? ये लायबिलिटीज, लेकिन अगर इनकी अमाउंट में या टाइमिंग में अनसर्टेनिटीज मौजूद है तो मैं सिंपल लायबिलिटी का वर्ड यूज करने के बजाय प्रोविजन वर्ड यूज करता हूं। ठीक है सर। अब आ रहे हैं दरमियान में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। कभी डिसमेंटलिंग सुनी है हमने? आइए 16 FA1 तो एंट्री बताएंगे इसकी। ये होता क्या? चलिए डिसमेंटलिंग होती क्या? एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ आपने एसेट को रिमूव करना होता है, साइट रिस्टोर करनी होती है। होपफुली कोई एग्जांपल आपको याद आ जाएगी। ऑयल रिग्स होते हैं, ऑयल रिग्स उस इक्विपमेंट को कहते हैं जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है विद इन सी, तो वो ऑयल रिग इक्विपमेंट होता है। नॉर्मली एग्रीमेंट्स होते हैं कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आपने उस इक्विपमेंट को वहां से डिसमेंटल का मतलब होता है डी इंस्टॉल करना है, निकालना है, और उसको वहीं नहीं फेंकना है, उसको रिमूव करना है, और जो साइट को डैमेज हुआ तो उसे रिस्टोर करना है। इसकी स्पेसिफिकली बस एंट्री होती थी एज पर I-16 की एंट्री लिखा था। ऐसे डेबिट होता था, ऐसे डेबिट होता था, और क्या वर्ड होता है? प्रोविजन वर्ड यूज हो सकता है वैसे। अगर लाइफ ऑफ द प्लांट फॉर एग्जांपल 20 साल है तो ये काम कब होना है? डिसमेंटलिंग वाला काम आज होना है, 20 साल बाद होना है? 20 साल बाद होना है। फिर आप अंदाजा लगाएंगे 20 साल बाद कितना खर्चा होगा, और फिर उसकी एक और काम भी होता था, उसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू भी आती थी, और प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे भी एंट्री होती है। तो आज से 20 साल बाद कितना खर्चा होगा ये सिर्फ एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है, एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती। तो उसकी फिर फाइनली एंट्री हो जाती थी प्लान डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। मैंने इसको काफी डिटेल में डिस्कस करना, ये बातें काफी डिटेल में भी आगे आनी है, लेकिन मैं अज्यूम करने लगा हूं कि जितनी अभी मैंने बात की आपको याद आ गई है। ये प्लान डेबिट हुआ एज पर I-16 और प्रोविजन क्रेडिट हुई है एज पर I-37। जिस जमाने में, अगर आपने मेरे से पहले सुना होगा, तो उस जमाने में मैंने आपसे यही कहा होगा कि प्लान डेबिट तो आपके सिलेबस में है, लेकिन प्रोविजन जो क्रेडिट हो रही है
ये FA2 में आपके सिलेबस में आ गई है, आएगी और आ गई। ये एंट्री किस अमाउंट पे होती है? एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो। तरीका ये होता है कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ जो अमाउंट एस्टिमेटेड है कि इंकर होनी है, उसका आप अंदाजा लगाएंगे और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। ये बताएं जरा प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ध्यान में लाके, डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे यूनिटी का? नहीं, इससे ये वन टाइम अमाउंट है, इसमें कोई हर साल थोड़ी पैसे देने हैं, एक दफा वन टाइम अमाउंट होती है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो सिंपली डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगा के आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर कैश आउटफ्लोज की, और उसकी बेस पे खाली देख के बोल दें क्या एंट्री करेंगे। एसेट डेबिट करेंगे, प्रोविजन क्रेडिट करेंगे। इन अदर वर्ड्स हर प्रोविजन में जो सेकंड इफेक्ट है वो एक्सपेंस में डेबिट होना, प्रोविजन का सेकंड इफेक्ट एक्सपेंस में डेबिट होना, एक्सेप्ट ओनली डिसमेंटलिंग प्रोविजन, जिसका जो सेकंड इफेक्ट है प्रोविजन का वो कैपिटलाइज होना है एसेट की कॉस्ट। यहाँ मैं जरा 1 मिनट रुक रहा हूँ, बाकी इसकी बात अभी और भी मैं करूंगा, लेकिन जो कुछ आपने इधर गिर्द में से सुना है, देखा है, लिखा है, जरा देख के यहाँ तक इकट्ठे हो गए, तो यहाँ तक कंफ्यूजन अगर जहन में आ रही है। अगर वो भी बहुत अच्छे बात है प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कब कब लेंगे इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन कैपिटलाइज नहीं करेंगे उसे, एक्सपेंस डेबिट ही होगा। प्रेजेंट वैल्यू तो लेनी पड़ सकती है आपको अगर लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग में और सेटलमेंट में 1 साल से ज्यादा अरसा हो जाए, तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो रेलिवेंट हो जाएगा, लेकिन हर प्रोविजन के अगेंस्ट डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस, सवाए किसके? डिसमेंटलिंग के, जिसके अगेंस्ट फिर एसेट डेबिट होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ बातें समझ आ गई? जी आगे चले, पढ़ते जाए सर, पेन हाथ में रखते रखें, पढ़ते जाए, बातें हो भी गई वैसे। लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड लायबिलिटी, प्रोविजन वाले बॉक्स में नीचे पढ़े। Here amount of timing is example of provisions are court case by customer, warranty obligations, liability में है। Here amount of timing is not uncertain, normal trade payables, creditors, accrued expenses। चलो आगे, चलो आगे सर। नेक्स्ट अगला सवाल अभी आना है, when to recognize a provision। recognize का मतलब होता है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड, कब प्रोविजन को बुक्स में रिकॉर्ड कर लें, ये हेडिंग आ गई, ब्रैकेट पढ़े। इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कब डबल एंट्री कर लें, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस दिन डबल एंट्री कर लें। कुछ पैरा नंबर्स आपको यहाँ मिलना शुरू होंगे, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड के पैराग्राफ्स हैं, इनको एज सच पैराग्राफ्स को रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि ओरिजिनल स्टैंडर्ड में ये लिखे हुए कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। यहाँ इसलिए लिखे हुए हैं ताकि फिर हम ओरिजिनल स्टैंडर्ड को इंशाल्लाह जब यूज करें तो उनमें इन पैराग्राफ्स को हाईलाइट कर लें जो हमें